हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 चैप्टर 2 बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुएशन एंड लैक्टेशन। फर्स्ट हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस होता है फीमेल्स के अंदर। ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है जो कि कंट्रोल होती है बाय फीमेल हार्मोन्स, जो कि रेगुलर ब्लीडिंग कॉज करते हैं। हर महीने रेगुलर ब्लीडिंग कॉज करते हैं, जिसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं या मेंसेस भी बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्रिपेयर करती है फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए। अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो सिग्नल देते हैं यूट्रस को अपनी यूट्रस लाइनिंग को शेड करने को थ्रू आउट द विजाइना। और यूट्रस लाइनिंग जब शेड होती है तो वो ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइना से आउट होती है, जिसे हम पीरियड्स का नाम देते हैं। एक बार ये पीरियड्स जो हैं स्टार्ट हो जाए फीमेल के अंदर, तो ये साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टार्ट हो जाती है। एक ह्यूमन फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो एवरेज लेंथ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो 28 डेज से लेकर 29 डेज तक की होती है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका जो बहुत ही पहला दिन होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, फर्स्ट डे है, ठीक है, पीरियड्स का, तो उस डे से लेकर जब आपके पीरियड्स नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होंगे और उसका वेरी फर्स्ट डे होगा, तो आज के फर्स्ट डे से आपके नेक्स्ट पीरियड के फर्स्ट डे तक जो साइकिल चलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। ये देखिए, अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड टू द फर्स्ट डे ऑफ योर नेक्स्ट पीरियड कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वो प्यूबर्टी की एज पे शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। और यही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाए या स्टॉप हो जाए जब वो फीमेल जो है 50 एज पे आ जाए, मतलब मान लीजिए एक फ़ीमेल जो है वो 50 ईयर्स की है, ठीक है, तो वहाँ से उसके चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो वहीं पर स्टॉप हो जाए, सीज हो जाए। ठीक है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, क्योंकि उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस पर पॉज लग जाता है, स्टॉप लग जाता है, वहीं पर उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीज हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके कुछ फेजेस होते हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। हर एक मेंस्ट्रुएशन के 4 फेजेस होते हैं, 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा होता है ल्यूटेल फेज। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये 4 डिफरेंट फेजेस जो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो शो किए गए हैं। तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है, वेरी फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो क्या होता है? इसमें क्या होता है, इस फेज में यूट्रस जो है, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं। देखिए इस डायग्राम में, देखिए यहाँ पे आपको यूट्रस दिख रहा होगा, फीमेल यूट्रस दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा यूट्रस है उसकी जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है उसमें क्या हो रहा है? वो शेड हो रही है फ्रॉम द बॉडी, और ये ब्लीडिंग के फॉर्म में जो है वो वेजाइना से बाहर निकलेगी। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा बहुत ही फर्स्ट डे होगा पीरियड का, जो कि नॉर्मली 3 से 7 दिन तक चलता है। जो एंड्रोमेट्रियल फ्लूइड होता है, ये जो एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग जब ब्रेक डाउन होती है और इसका जो फ्लूइड होता है वो किसका बना होता है? ब्लड का बना होता है और कुछ सेल्स का होता है, जो कि लाइनिंग की सेल्स होती हैं, यूट्रस लाइनिंग की सेल्स होती हैं। ठीक है, और उसमें कुछ म्यूकस भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉलिकुलर फेज। जो फॉलिकुलर फेज है फॉलोड बाय द हार्मोनल स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है, जो ओवरी होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है अराउंड 5 to 20 फॉलिकल्स। ठीक है, बहुत ही टेनी नोड्यूल्स या फिर सिस्ट बन जाते हैं। इसमें देखिए ये जो हमारा फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो ओवरी है हमारी, यहाँ पे देखिए जो ओवरी है हमारी उसमें बहुत ही टिनी नोड्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, और वो एक सिस्ट की फॉर्म में जो है, एक गुच्छे की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये हर एक फॉलिकल जो है वो इमेच्योर एग को कंसिस्ट करेगा। अब इनमें से क्या होगा, सिर्फ एक ही फॉलिकल होगा जो कि एग में मैच्योर हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो मैच्योर एग फॉलिकल है वो रिलीज़ हो जाएगा एग के फॉर्म में फ्रॉम वन ऑफ द 2 ओवरीज। ये जो फॉलिकुलर ग्रोथ है ये स्टिमुलेट भी करती है यूट्रस की लाइनिंग को, ताकि वो जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की सबसे अंदर वाली, उसे थिक कर सके, मोटा कर सके, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है तो। नेक्स्ट है हमारा ओव्यूलेटरी फेज़। इस फेज़ को हम मिड फेज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैच्योर एग रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। जो मंथ का 13 से 17th डे होता है वो मोस्टली कौन सा पीरियड होता है, पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल के अंदर वो ट्रिगर करते हैं ओव्यूलेशन को, और उसी टाइम पे क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं एग को इनटू द फेलोपियन ट्यूब। जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब होती है उसी में एग को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और जो एग है वो आराम से मूव करता है थ्रू द फेलोपियन ट्यूब टूवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो एग है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एग है वो डाई कर जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। हमारा लास्ट फेज़ कौन सा है, ल्यूटियल फेज़। इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉलिक्यूल होता है हमारा वो रैप्चर हो जाती है, ठीक है, और डेवलप होने लगती है इनटू द कार्पस लेक्टम। ये देखिए, ये हमारा कार्पस लेक्टम का डायग्राम है जिसमें क्या हो रहा है, जो फॉलिक्यूल है वो रैप्चर हो रही है, ठीक है, और वो किस में डेवलप हो रही है, इनटू द कार्पस लेक्टम में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लेयर्स होती हैं वो रिलीज़ करती है हार्मोन्स को, जो कि थिक कर देते हैं यूट्राइन लाइनिंग को, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन मतलब अगर हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है, तो वो यूट्रस में उस एग को इम्प्लांट कर देती हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो है वो उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जो कार्पस लेक्टम है वो मेंटेन रहता है अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। और अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो जो कार्पस लेक्टम है वो डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये कब होता है, 22 से 28 दिन के अंदर, ठीक है। और जो दूसरे हार्मोन होते हैं फिर क्या करते हैं, यूट्रन लाइन को शेड करवाते हैं, जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जो है वो दोबारा अकर हो जाती है, और नेक्स्ट साइकिल जो है हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये कौन कौन से हार्मोन हैं और इनका क्या क्या रोल होता है वो हम पढ़ लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर। जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो रेगुलेट होती है बाय द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। जिससे जो कौन कौन से हार्मोन हो गए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और फीमेल सेक्स हार्मोन हो गए जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब फीमेल जो है फॉलिकुलर फेज में होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन लेवल होता है, इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा ग्रीन वाला एस्ट्रोजन लेवल है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन हमारा पर्पल कलर का है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्राउन कलर की लाइन है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी ये ब्लू कलर की लाइनिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉलिकुलर फेज़ होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं वो बिल्कुल लो होते हैं, ठीक है। और इन दोनों हार्मोन के लो होने की वजह से क्या होता है, जो यूट्रस की टॉप लेयर होती है वो थिक हो जाती है और ब्रेक डाउन होने लगती है और शेड होने लगती है, ठीक है। जो एंड्रोमेडियम लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, इनर लाइनिंग जो होती है सबसे अंदर वाली टॉप लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, ठीक है, वो क्या होगी, वो थिक होने लगेगी और शेड होने लगेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर होएगी, ठीक है। अब इसी टाइम पे क्या होगा, ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं वो अपना लेवल जो है इंक्रीज़ कर देंगे, स्लाइटली इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और ये क्या स्टिमुलेट करेगा, ये डेवलपमेंट करवाएगा सेवरल फॉलिकल्स की इन द ओवरीज। हर एक फॉलिकल क्या कंटेन करेगा, एग कंटेन करेगा। और इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फेज़ में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और सिर्फ एक ही फॉलिकुलर जो होगा वो डेवलप होगा, ठीक है। और वो फॉलिकल क्या प्रोड्यूस करेगा, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और जो एस्ट्रोजन लेवल होगा फिर वो स्लाइटली जो है इंक्रीज़ होने लगेगा। देखिए इस डायग्राम में ये जो हमारा एस्ट्रोजन लेवल है, ग्रीन लाइन है, ये स्लाइटली इंक्रीज़ होने लगा नेक्स्ट फेज़ में, ठीक है।
इसके बाद कौन सा आएगा, ओव्यूलेटरी फेज आएगा। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल जो है ये अपने सर्च पे होंगे, अपने पीक पे होंगे। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगा, वो स्टिमुलेट करेगा एग के रिलीज़ करने में, ठीक है। ओवल्यूशन में जब एग रिलीज़ होता है उसे स्टिमुलेट करेगा। यूजुअली जो 16 से 32 आवर्स में आफ्टर द सर्च बिगिंस जो एस्ट्रोजन लेवल होगा डिक्रीज़ होने लगेगा और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन लेवल होगा वो इंक्रीज़ होने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है हमारा, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा हमारा, वो उसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। देखिए जो हमारा ल्यूटल फेज है इसमें क्या हो रहा है, जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है हमारा वो डिक्रीज़ होने लगा। देखिए यहाँ कितना ये डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। और जो हमारा फॉलिकल है वो क्लोज हो जाएगा आफ्टर रिलीजिंग द एग और क्या बना लेगा, कॉर्पस लैक्टम बना लेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पूरे फेज़ है इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा एस्ट्रोजन है वो ज़्यादातर हाई रहा है और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है ये जो है कॉज कर रहा है लाइनिंग हमारे यूट्रस की थिक करने में और क्या कर रहा है, इसे प्रिपेयर करता है फॉर द पॉसिबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और अगर एग जो है हमारा वो फर्टिलाइज नहीं होता जो कॉर्पस लैक्टम बनता है हमारा डेवलप होता है, वो क्या होता है, वो डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और जो टॉप लेयर होती है हमारी वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाती है और शेड होने लगती है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज करती है, जो कि स्टार्ट करती है न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और अगर जो हमारा एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया है तो कॉर्पस लैक्टम जो है वो कंटिन्यू करता है अपना फंक्शन, मतलब अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता रहता है और हमारे यूट्रस को वो प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करता है ताकि वहाँ पे जो है इम्प्लांटेशन हो सके फर्टिलाइज्ड एग के, ठीक है, और वो मेंटेन कर सके प्रेगनेंसी को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होता है जब फीमेल गैमीट मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करती है। फीमेल गैमीट मतलब ओवम जब है वो मेल गैमीट यानी कि स्पर्म के साथ फ्यूज़ करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वाइटस के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग कपलेशन मतलब इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, जो सेमन है वो रिलीज़ होता है बाय द पेनिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वो सीमेन जो है डिलीवर हो जाता है वेजाइना में इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। मतलब मेल का सीमन जब फीमेल की वेजाइना के अंदर रिलीज़ हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो मोटाइल स्पर्म होते हैं उस सीमेन के अंदर वो क्या करते हैं, रैपिडली स्विम करते हैं और सर्विक्स के थ्रू पास होते हुए वो किस में एंटर कर जाते हैं, यूट्रस में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो फाइनली रीच करते हैं एम्पुलरी रीजन में ऑफ द फलोपियन ट्यूब। देखिए यहाँ से जो है हमारा स्पर्म जो है, बहुत सारे स्पर्म जो पेनिस से रिलीज़ होंगे वो फीमेल की यूट्रस में ट्रैवल करेंगे। ये सर्विक्स एरिया से होते हुए ये क्या करेगा, यूट्रस में एंटर कर जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एम्पुलरी रीजन में जाएगा ऑफ द फलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ओवरी है ये अपना ओवम रिलीज़ करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी उसी एम्पुलरी रीजन में जहाँ पर स्पर्म आ रहा है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। अब ये फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब ओवम जो है और स्पर्म जो है वो एक साथ एम्पुलरी रीजन में पहुँच जाएं, ठीक है। और वहीं पर क्या होगा, जो ओवम होगा वो फर्टिलाइज होगा उस स्पर्म के साथ। अब क्या होता है, ज़्यादातर जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उसका एक कारण ये भी होता है कि जो ओवम होता है और स्पर्म होता है वो एक टाइम पर एम्पुलरी रीजन में नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। देखिए द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या है, ये हमारा ओवम है, ठीक है, और ये हमारा स्पर्म है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो एम्पुलरी रीजन में जब ओवम और स्पर्म एक साथ एक टाइम पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो स्पर्म है
वो किसके कांटेक्ट में आता है, ज़ोना पैलिस्यूडा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, क्योंकि एक लेयर होती है ओवम की और चेंजेस करती है अपने अंदर उसके मेम्ब्रेन के अंदर ताकि वो ब्लॉक कर सके एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि जो स्पर्म है वो सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सके एक ओवम के साथ, ये जो स्पर्म है वो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सके ओवम के साथ। अब इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है उसका जो हेड होता है जिसे हम एक्रोसोम भी बोलते हैं, वो क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म की ताकि वो एंटर कर सके ओवम के साइटोप्लाज्म में थ्रू द सोना पैलिस्यूडा, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। फिर क्या होगा, जैसे ही स्पर्म जो है वो सोना पैलिस्यूडा से एंटर करता है ओवम में, ठीक है, उस टाइम उसके बाद क्या होता है, जो टेल होती है स्पर्म की वो स्पर्म लूज़ कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो टू न्यूक्लियाई होते हैं, टू न्यूक्लियाई मतलब जो ओवम होता है और स्पर्म होता है वो फ्यूज़ करते हैं और किसे फॉर्म कर लेते हैं, जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है। जैसे ही जाइगोट जो है वो मूव करने लगता है थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो चुका है स्पर्म के साथ एम्पुलरी रीजन में, इस रीजन में देखिए जो हमारा ओवम है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो फर्टिलाइज एग है, जो जाइगोट है, ठीक है, उसमें क्लीवेज होनी शुरू होएगी, उसमें माइटोटिक डिवीजन होना शुरू होएगा जो कि सेल को डिवाइड करेगा। कैसे, पहले 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर्स बोलेंगे, ठीक है। जब 8 से 16 क्लीवेज हो जाती है, जब ब्लास्टोमेयर फॉर्म हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैरूला बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है 8 से लेकर 16 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, ठीक है। ये मोरूला क्या होता है, लगातार डिवाइड होता रहता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, और फिर क्या होता है, वो यूट्रस की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूट्रस की तरफ जब मूव करता है तब उसके बाद वो वहाँ पर जाकर यूट्रस लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। और जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं इस ब्लास्टोसिस्ट में, वो अरेंज हो जाते हैं इनटू द आउटर लेयर, मतलब जैसे 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स हैं, ठीक है, क्या करेंगे, वो एक लेयर बना लेंगे, आउटर लेयर बना लेंगे, जिसे जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, और जो इनर ग्रुप होगी लेयर्स की वो अटैच हो जाएगी उस ट्रोपोब्लास्ट से, जिसे हम क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम है ब्लास्टोसिस्ट का, इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं आउटर लेयर में और जो इनर सेल होती है वो अटैच हो जाती है इन्हीं आउटर लेयर से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो होती है, जो आउटर लेयर होती है वो किससे अटैच हो जाती है, वो जाकर यूट्रस की लाइनिंग से अटैच हो जाती है, और जो ये इनर मास सेल है वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है एज द एम्ब्रियो, ठीक है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के अटैच होने के बाद क्या होता है, ये जो यूट्रन सेल है वो रैपिडली डिवाइड करती है और कवर कर लेती है उस ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एम्बेडेड होता है, घुस जाता है उस एंड्रोमीट्रियम लाइनिंग में यूट्रस की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी लीड होती है, मतलब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये जो सेक्स होता है, बेबी का सेक्स होता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे पता चलता है। अब ये जो बेबी का सेक्स है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान पता लगता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो रही है स्पर्म की ओवम के साथ, तभी डिसाइड होता है कि बेबी जो है वो फीमेल होगी या मेल होगी, ठीक है। जैसे कि क्रोमोसोम पैटर्न होता है, फीमेल का होता है XX, सबको पता है, और मेल का जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो XY होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी हैप्लॉइड गैमेट होते हैं, जितने भी ओवा प्रोड्यूस होते हैं फीमेल से, वो किस क्रोमोसोम के होते हैं, एक्स के होते हैं, और जो मेल का स्पर्म रिलीज होता है उसके सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा, ठीक है। 50% चांसेस होते हैं कि जो मेल का क्रोमोसोम है वो एक्स रिलीज़ हो और 50% चांसेस होते हैं कि वो वाई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब मेल और फीमेल का गैमीट यूज़ होता है उसके बाद जब जाइगोट फॉर्म होता है, या तो वो एक्स एक्स कैरी करेगा या फिर एक्स वाई कैरी करेगा। अगर वो एक्स एक्स कैरी करता है तो जो बेबी है वो फीमेल होगी, और अगर वो एक्स वाई कैरी करता है तो बेबी जो है वो मेल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
अपीयर होती है उस ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक विलई या फिर प्लेसेंटा विलई भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर आपको अपीयर होती दिख रही होगी, जो कि किससे सराउंड होती है, यूट्राइन टिश्यू या फिर मैटरनल ब्लड से। देखिए ये जो हमारी क्रॉनिक विलई है, ठीक है, वो फॉर्म होगी हमारे ट्रोपोप्लास्ट की लेयर पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये हमारा क्रॉनिक विलई है वो किससे सराउंड हो रहा है, यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। ठीक है, और ये जो क्रॉनिक विलई होती है और यूट्राइन टिश्यू होता है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से इतना इंटीग्रेटेड हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, और ज्वाइंट करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है और कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, और यही प्लेसेंटा जो है वो फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, और जो भी एम्ब्रियो में वेस्ट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है वो भी करवाता है। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा आता है वो कनेक्टेड होता है टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और वहीं से वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है सब्सटेंस का फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड टू द एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा होता है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है और बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है, जैसे कि ह्यूमन टॉनिक गैंडोट्रोफिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ऐसे ही कुछ हार्मोन्स जो है वो प्लेसेंटा जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, and in the later phase of pregnancy a hormone called relaxin hormone is also secreted by the ovary। ठीक है, जो ओवरी होती है फीमेल के अंदर, ठीक है, वो क्या करती है, सिक्रेट कर लेती है रिलैक्सिन हार्मोन को प्रेगनेंसी के बाद। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो लेवल होता है हार्मोन का, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, ऐसे कुछ जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल उसका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है उन हार्मोन्स का मैटरनल ब्लड के अंदर। ठीक है, अब यही हार्मोन जब इंक्रीज़ हो जाते हैं, ये इसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो फीटल की ग्रोथ करवा सके, सपोर्ट उसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सके, मेटाबॉलिक चेंज जो मदर के अंदर होते हैं उसे सपोर्ट कर सकें, और जो प्रेगनेंसी होती है उसे मेंटेन कर सकें। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो हमारा इनर सेल मास होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है इन द आउटर लेयर, इनर लेयर एंड द मिडल लेयर। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडम कहते हैं, जो इनर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोडम कहते हैं। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच की लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोडम कहते हैं। ठीक है, अब ये मीजोडम जो होती है इन दोनों के बीच बहुत जल्दी अपीयर होने लगती है, और ये जो तीनों लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, गिव राइज टू द ऑल टिश्यूज़ इन द एडल्ट। जो इनर सेल मास होता है वो कंटेन करता है सर्टेन सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज ऑल द टिश्यूज़ एंड द ऑर्गन, जिसमें पोटेंसी होती है ताकि वो क्या कर सके, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं उनको राइज कर सके। अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक मंथ के बाद, प्रेगनेंसी के एक मंथ के बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जो फर्स्ट साइन होगा कि फीटस जो है वो ग्रो हो रहा है, और नोटिस होगा बाय द लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड। ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी जो फीटस होगा वो अपने लिम्स को और डिजिट्स को डेवलप करेगा। ठीक है, और जब प्रेगनेंसी के 12 वीक्स हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स होंगे एम्ब्रियो के अंदर वो फॉर्म हो जाएंगे, जैसे कि लिम्स हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट मूवमेंट होगी फीटस की वो, और जो हेयर होंगे फीटस में वो अपीयर होने लगेंगे उसके हेड पे ड्यूरिंग द 5th मंथ। ठीक है, अब क्या होगा, जब बाय द एंड ऑफ द 24th वीक, जब 24th वीक हो जाएंगे उसके एंड में क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो बॉडी होगी फीटस की वो कवर हो जाएगी बाय द फाइन हेयर्स। ठीक है, उसके आईलेट्स आ जाएंगे, आई लैशेज आ जाएंगे। ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी जो फीटस है वो फुली डेवलप हो जाएगा और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन होता है विग्रस कंट्रैक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना यूट्रस के अंदर एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जो क्या कॉज करती है? डिलीवरी करवाती है फीटस की, ठीक है। और यही जो प्रोसेस होता है डिलीवरी का फीटस की, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो एवरेज ड्यूरेशन होती है ह्यूमन प्रेगनेंसी की, वो 9th मंथ की होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी होने लगती है, जब बेबी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तब क्या होता है, यूट्रस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन अकर होता है। और उस कॉन्ट्रैक्शन के होने की वजह से क्या होता है, जो फीटस है वो डिलीवरी के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है, और चाइल्ड का जो है बर्थ हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। पार्चुएशन जो होता है इंड्यूस होता है बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म क्या होता है? ये एक सिग्नल होता है फॉर द पार्चुएशन, जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस, मतलब जो फीटस है और जो प्लेजेंटा है, कनेक्ट करती है फीटस को अम्बिकल कॉर्ड से मदर की, ठीक है। वो प्लेजेंटा क्या करेगी, और वो जो फीटस होगा जो उससे कनेक्ट होगा, वो सिग्नल देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म, ठीक। ये सिग्नल जब इंड्यूस होगा तब क्या होगा, यूट्राइन के अंदर एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिलैक्स, ठीक। अब जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्रस में, जैसे ही सिग्नल मिलेगा प्लेजेंटा और फीटस से, तब क्या होगा, ये सिग्नल जो होगा वो ट्रिगर कर देगा ऑक्सीटोसिन को फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा यूट्राइन की मसल पे और कॉज करेगा स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन यूट्राइन की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, विच टर्न इन स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in the stronger and stronger contraction। ये जो यूट्राइन का कंट्रैक्शन होगा और ऑक्सीटोसिन की सिक्रेशन होगी, ठीक है, जो कि बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करने लगेगी यूट्रस में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी है वो बाहर आने लगेगा यूट्रस से थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है। जैसे ही बेबी जो है डिलीवर हो जाएगा, जो प्लेसेंटा होगी वो भी बाहर आ जाएगी यूट्रस से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैक्टेशन। अब लैक्टेशन क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, पेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और वो मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये हेल्प करता है मदर को अपने न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने में, ठीक है। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज़ पे क्या होता है, जो लैक्टेशन होती है, जो मिल्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, जो कि सेवरल एंटीबॉडीज़ उसके अंदर होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, ताकि वो जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर सकें, ठीक है। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, मतलब हेल्दी बेबी, जो बेबी है वो हेल्दी रहे और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, ठीक है। वो इसलिए क्या होता है, जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करती है कि इनिशियल पीरियड में जो इन्फेंट है वो उसे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराई जाए, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें,